सर हमारे मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे हैं, आ भी रहे हैं तो हम उसको बढ़ा ही नहीं पा रहे हैं, स्टैग्नेंसी हमें बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ रही है, एक पर्टिकुलर ब्रैकेट के अंदर ही हमारा स्कोर्स लटका पड़ा है। इसकी पूरी की पूरी जो सोल्यूशन है, जो दिक्कत है, उसको एनालाइज कैसे करना है, उस पर काम कैसे करना है, इसीलिए ये वीडियो मैं लेकर आया हूँ। हेलो एवरीबॉडी, आई एम प्रखर मिश्रा, अ ग्रेजुएट फ्रॉम नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ओडिशा। आपके सामने आज इस वीडियो में लेकर आया हूं कि आप अपने मॉक्स को एनालाइज कैसे करोगे एग्जैक्टली और उनको उनके स्कोर्स को इम्प्रूव कैसे किया जाएगा। सबसे पहले तो जो लोग मॉक दे ही नहीं रहे उनके लिए मॉक टेस्ट की इंपॉर्टेंस बता दूं कि आपको एक एग्जाम बिफोर एग्जाम इसकी हैबिट होनी चाहिए, और ये एक बार नहीं, एटलीस्ट आपको 70 से 80 बार होनी चाहिए। दैट इज़ इतने मॉक्स तो आपको लगाने ही लगाने हैं अगर आप क्लैट की तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है। अगर मिनिमम की बात करूँ कि सर इतने सारे तो नहीं मिल पाते हैं, तो चलो 40 से 50 के आसपास तो आप लगाओ ही लगाओ, ये तो बेयर मिनिमम हो गया। इससे भी मैंने बार्गेन करके यहाँ पर ले आया कि आपको इतने मॉक्स तो सफिशिएंट है जितना देना चाहिए। अब उसके बाद ये नहीं जानता मैं कि ये वीडियो लोग कब कहाँ किस पड़ाव पे देख रहे हैं अपनी पूरी प्रिपरेशन के, तो एक आइडियल स्कोर तो बता नहीं पाऊंगा मैं उस पर्टिकुलर पड़ाव के हिसाब से, बट यहाँ पर मैंने एक आइडियल नंबर ऑफ मॉक्स आपको बता दिए। अब क्लैट के मॉक टेस्ट होते कैसे हैं? क्लैट का एग्जाम आप सबको पता होगा, 120 नंबर का पेपर आता है एंड इसके लिए आपको 120 मिनट्स मिलते हैं, दैट इज 2 आवर्स। ये आपको सबको पता है, 2 घंटा मिल रहा है। सिमिलैरिटी डिफरेंस बिटवीन मॉक एंड एक्चुअल एग्जाम, आप जो मॉक टेस्ट लगाते हो, अपनी कोचिंग जो आपको दे रही होगी, जो PWB देता है मॉक टेस्ट, वो क्लैट के एग्ज़ाम के ऑलमोस्ट क्लोज होते हैं, और ऐसा होना ही चाहिए क्योंकि पिच की प्रैक्टिस अगर अपन कुछ और करें नेट्स में, वहाँ कुछ और मिल जाए तो वो प्रैक्टिस बर्बाद है ना। बैट से बॉल मारने की प्रैक्टिस थोड़ी हो रही थी, OMR में गोले भरने की प्रैक्टिस थोड़ी हो रही थी, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो रही थी, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। थर्ड पॉइंट, टाइमिंग और टाइम मैनेजमेंट, सीक्वेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टाइम मैनेजमेंट के चक्कर में ही बहुत लोगों के 1 या 2 सेक्शंस तो छूट ही जाते हैं कि सर हमारा मैथ्स तो छूट ही जा रहा है, हमारा करंट अफेयर्स तो छूट ही जा रहा है, हमारा लीगल तो छूट ही जा रहा है। ऐसा छोड़ने से तो फिर एग्जाम निकलेगा ही नहीं। टाइमिंग मतलब आपको होना है तेज, बिजली से भी ज़्यादा तेज, ये हो जाता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगला पॉइंट, आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कैसे करोगे, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को एनालाइज कैसे करोगे, पूरे क्वेश्चन पैटर्न और अपनी कॉमन मिस्टेक्स को एनालाइज कैसे करोगे। इसके लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक यूनिक फॉर्मूला, दैट इज कॉल्ड मैन मॉक एनालिसिस नोटबुक। ये एक नॉर्मल नोटबुक है जिसको आप अपने मन से मॉक एनालिसिस नोटबुक बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे बताता हूँ। आगे वाले स्लाइड में एक फॉर्मेट दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये जो फॉर्मेट है ये आपको अपनी नोटबुक के हर पेज पर ड्रॉ करना है, एटलीस्ट 50, 60, 70 पेजेस पर ड्रॉ करना है, और इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो। मैं साइड में हो जाता हूँ, 2 स्क्रीनशॉट और इसका प्रिंट आउट निकालो। अब जब आपने प्रिंट आउट निकाल लिया, ऐसे 50 पेजेस को प्रिंट करवा लिया, अब आपको क्या करना है, सिंपली इसको भरना है। कैसे भरना है, मैंने इंग्लिश में कितने अटेम्प्ट करे, जीके लीगल इसमें कितने अटेम्प्ट करे, तो टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स मेरे यहाँ से मुझे पता लग गए। उसके बाद मेरे कितने क्वेश्चन सही गए वो मैंने यहाँ लिख दिया, तो टोटल मेरा यहाँ पता लग गया। मेरे कितने क्वेश्चंस गलत गए वो भी मैंने फिल आउट कर दिया। ये एक मॉक की बात हो रही है। मॉक नंबर 1 यहाँ पर लिखा आपने, किस दिन आप अटेम्प्ट कर रहे हो वो आपने यहाँ पर लिखा। फिर इनकरेक्ट वाले मेरे को टोटल पता लग गए कि टोटल इनकरेक्ट मेरे इतने गए। अब एक्चुअल नॉलेज और फ्लूक्स वाला एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लोग 50-50 नंबर ला रहे हैं पहले मॉक में, उनको लग रहा है हमें 50 नंबर की नॉलेज है। नहीं, तुम्हारी एक्चुअल नॉलेज कुछ और होती है और फ्लूक्स तुम्हारे कुछ और होते हैं। क्या पता तुम्हारी 20 नंबर की एक्चुअल नॉलेज और 30 नंबर के तुम्हारे तुक्के लग गए। तुक्के लग गए तो हर बार थोड़ी लगते हैं, 4 बार लग गए, 50 बार लग गए, उस दिन लग जाए, क्या पता। तुम चांदी की चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए हो तो वो तो बात अलग है कि भाई बिल्कुल ही ऐसे कि भगवान जब किस्मत बांट रहे थे तो सबसे ज़्यादा इन्हीं को मिली है। ऐसा अगर हो तो हाँ, तुम्हारे तुक्को में एक लैट भी निकल सकता है, निकलता है, बहुत लोगों का देखा हुआ है मैंने, ठीक है। ऐसा तो है नहीं, देखा नहीं है, बट हाँ, लेकिन हम अज्यूम करके चलेंगे दुनिया में, जहान में मर्फीज लॉ अगर हम लगाएं कि वॉट एवर विल हैपन इट विल हैपन, ठीक है।
सिंपली अगर मैं इसको थोड़ा और अच्छे से पुटअप करूँ, वॉट एवर कैन हैपन विल हैपन, मतलब बुरे से बुरा अगर मेरे साथ कुछ भी होगा मैं वही लेके चलता हूँ, ठीक, कि बुरे से बुरा क्या हो जाएगा। इसीलिए अब मुझे एनालिसिस इस चीज़ का करना है, मुझे एनालिसिस करना है एक्चुअल नॉलेज का, कि मेरी एक्चुअल नॉलेज में तो मुझे इतने ही आते थे, तो टोटल मुझे अगर मैंने 50 अभी अटैम्प्ट कर लिया, 100 अटैम्प्ट कर लिए, तो मुझे सिर्फ 40 क्वेश्चन एक्चुअल में आते थे। अब स्कोर अगर मेरा 50 आया तो जो 10 एक्स्ट्रा आया ना वो इस फ्लूक की वजह से आया। तो ये भी एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है मेरा। टोटल तुक्के मेरे कितने लगे वो भी आ गया मेरे पास। अब इंग्लिश का मेरा स्कोर क्या है वो यहाँ पर पता लगा, जीके का क्या है, लीगल का क्या है, लॉजिकल का क्या है, क्वांट्स का क्या है। टोटल मेरा स्कोर मुझे दिख रहा है यहाँ से। ये पूरा टेबल तुमने एक मॉक के बाद भर दिया है। अब एकेडमिक मिस्टेक्स जो होती हैं वो तुम लिखोगे यहाँ पर पूरी। मैं परसेंटेज पढ़ के नहीं गया, मुझे टॉट्स नहीं आता, मुझे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स नहीं आती, मुझे ये नहीं आता, वो नहीं आता, सारी गलतियाँ लिखो। ये मैंने सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए बनाया है, ये और बड़ा हो सकता है कॉलम, इसका एक एडिशन अगले पेज पर भी जा सकता है, ठीक है, तुम्हारे ऊपर है, क्योंकि एकेडमिक मिस्टेक्स तो तुम्हारी ज़्यादा होंगी, तुम्हें लिखनी है। एक अलग एकेडमिक मिस्टेक्स की तुम लिस्ट भी बना सकते हो। उसके बाद नॉन एकेडमिक मिस्टेक्स क्या होती हैं कि मैं कम पानी पी के गया तो मुझे वहाँ पर पसीना ज़्यादा आने लगा, या फिर मैं ज़्यादा पानी पी के गया तो मुझे वॉशरूम जाना पड़ गया तो मेरा टाइम चला गया, मैं कम सोया तो मेरा दिमाग नहीं चल रहा था, मैं मॉक के टाइम पे इंस्टाग्राम चला रहा था, कुछ भी हो सकता है। नॉन एकेडमिक गलती ही बोलेंगे इसको। मैं मॉक देने से पहले छोले भटूरे खा के बैठ गया तो मेरे को नींद आ गई। अरे भैया मॉक को ऐसे ही देना है जैसे एक्चुअल में पेपर दे रहे हैं जाके। मॉक को ऐसे दोगे अगर कि हाँ एक टेस्ट ही तो है, क्या हो गया, अरे भाई साहब एक्चुअल पेपर है वो। हर मॉक तुम्हारी लड़ाई है, बैटल है, यहाँ पर हारे तो वहाँ हारे, ऐसे देना है। और सिर्फ गलतियाँ नोट करने से कुछ नहीं होगा। यहाँ पर तुमको क्या है, लर्निंग्स और इम्प्रूवमेंट। ये मेरी गलती थी, ठीक है। अब अगले मॉक का मेरा टारगेट है कि मैं 90 नंबर लाऊंगा, 100 नंबर लाऊंगा, जो भी है टारगेट लिखो और प्रॉमिस करो अपने आप से कि ये होकर रहेगा। आप अगर अपने प्रॉमिस से चूके तो सज़ा देना आपके ऊपर है, क्या सज़ा काटनी है। अब सज़ा बताता हूं मैं। आपके इस मॉक में आए 70 आउट ऑफ 120, 70 आउट ऑफ 120 इज योर टोटल स्कोर। नाउ योर टारगेट इज 80, ठीक है, बहुत रीजनेबल टारगेट। अगले 2 मॉक में मेरा 80 आ जाना चाहिए। और ये वाली गलतियां जो मैंने लिखी हैं अगर वो सही नहीं हुई और 80 नंबर नहीं आए तो मैं चाय नहीं पीऊँगा जब तक 80 नहीं आ जाएंगे। हटा दी मैंने अपनी लाइफ में से चाय। मैं समोसा नहीं खाऊंगा जब तक मेरे 80 नंबर नहीं आ जाए। खाओ भाई कसम, जो चीज़ अच्छी लगती हो वो खाओ। मैं इंस्टाग्राम का लॉगिन ही नहीं करूँगा अगर मेरे इतने नंबर नहीं आए। खुद के साथ चैलेंजेस लगाने हैं, खुद से चैलेंजेस जीतने हैं, खुद से हारे तो खुद ही को सज़ा देनी है। पूरी बैटल ही अपने से लड़ाई है, किसी बाहर वाले की ये लड़ाई ही नहीं है। तुम्हारी कोचिंग कितनी भी प्रिंटेड लिस्ट लगा रही हो, कितनी भी ऑल इंडिया रैंक तुम्हारी दिखा रही हो, तुम्हारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ खुद से है। दिस बैटल ऑफ रीचिंग फ्रॉम 70 to 95 to 105 which can even get you all India rank 1, this entire battle is with you and yourself। तो आपके ऊपर है कि इस बैटल में कैसे जीतना है। अब आपको देनी होंगी कुछ अपने आप को टाइम मैनेजमेंट की टेक्निक्स, इफेक्टिव स्टडी हैबिट्स आपको बनानी पड़ेंगी कि मैं जिस टाइम पर मुझे नींद आती है उस टाइम पर मैं पढ़ूँ ही नहीं, मैं कुछ और कर लूँ। आपके जो वीक एरियाज निकल के आ रहे हैं वहाँ पर आपको टारगेटेड प्रैक्टिस करनी है। मान लो आपका क्यूटी क्वांट्स वीक है और आपको डर ही लगता है, अरे यार कौन पढ़े, समझ में आता है नहीं। भाई ये 10 नंबर जो होते हैं ना क्यूटी के, यही पूरा मेक और ब्रेक कर देते हैं क्लैट को। जिसकी रैंक आई उसकी यहाँ पर ज़्यादा आई, ठीक है, ये चीज़ समझे। अब अगर आपको कुछ दिक्कत आ रही है अपने मेंटर्स से, अपने ट्यूटर्स से गाइडेंस लो। सर ये समझ में ही नहीं आ रहा है, परसेंटेज का चैप्टर सर के ऊपर से निकल गया, सर आपने पढ़ाया तो था लेकिन उसमें मुझे डाउट आ रहा है। अरे तो जाओ पूछो, बात करो, कौन सी में पढ़ाता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ाता हूँ, तो भाई कुछ दिक्कत है मेरे पास आओ, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब उसके बाद 5th पॉइंट, यूटिलाइजिंग रिसोर्सेस। जैसे कि अगर आपके पास रिसोर्सेज की कमी है, टेक्स्ट बुक्स यूज़ करिए, ऑनलाइन कोर्सेज यूज़ करिए, फिर स्टडी ग्रुप्स यूज़ करिए, स्टडी ग्रुप्स बनाइए, ठीक है, आपस में कम्पीट करिए कि अब अगली बार जिसका 70 से ऊपर आया उसको दूसरे वाले की तरफ से बांटी,
तो भाई तुम लाओ ना, मैं पार्टी दें, लोग तुम्हारा पैसा खर्च होता जाएगा नहीं तो ज़बरदस्ती, ठीक है। तो ये हो जाता है। अब आप एग्ज़ाम जैसी ही कंडीशन में अगर पेपर देंगे, बिल्कुल एसी वेसी चला कर देंगे और ऐसे बिल्कुल सन्नाटे में देंगे पेपर, तो वो नहीं होती एग्ज़ाम कंडीशन। जो एग्ज़ाम हॉल होता है वहाँ पर पूरी भसड़ मची रहती है, वहाँ पर पंचायत चलती रहती है, वहाँ पर लोग, कोई खांस रहा है, कोई छींक रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई बातें कर रहा है, कोई समोसा खोल लिया किसी ने, ऐसी कंडीशंस रहती हैं। किसी के टेबल में गड्ढा है, कोई चप्पल फेंक रहा है, ऐसी चीज़ें होती हैं एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम हॉल सन्नाटे वाले नहीं होते। हो गए तो आपकी किस्मत है। मैंने जितने देखे हैं वो इतने ही देखे हैं, ऐसे ही देखे, ठीक है। एग्ज़ाम हॉल्स ऐसे होते हैं। कभी भी कमरे में बैठ के सन्नाटा करके एसी चला के पेपर मत देना बेटा मॉक टेस्ट, और हमेशा 2 बजे से लेकर 4 बजे तक ही पेपर दो, तो क्लैट का एक्चुअल टाइमिंग है। इस टाइमिंग में अपने ब्रेन को रीवायर करो कि तुम्हें इस टाइम पे पेपर देने की आदत होनी चाहिए। तुम दे रहे हो हर बार 9 बजे से लेकर 11 बजे तक रात में मान लो पेपर, और तुम्हें एक्चुअल पेपर देना है 2 से 4 में, उस दिन बैठ के तुम्हें नींद आ जाएगी, ठीक है। अब मान लो पहले दूसरे तीसरे 10 मॉक तक तुम्हें 2 से 4 में नींद आई, 11वें मॉक से पता है नींद आनी खत्म हो जाएगी 2 से 4 के बीच में। तुम्हारे दिमाग को पता लग जाएगा कि भाई यार इस टाइम पे तो ये पेपर होता है, इस टाइम पे सो तो सकते ही नहीं है अपन, ठीक है। चलो अगला पॉइंट, अलग अलग स्ट्रैटेजीज लगाकर आप तैयारी करें, ठीक है। मॉक को अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी एक मैं बताता हूँ। जीके जो होता है उसको प्रेफरेबली आप नंबर 1 पे रखें, कि अटेम्प्ट करूंगा तो जीके को सबसे पहले रखूंगा। अब बचते हैं अपने पास 4 स्लॉट्स 4 सब्जेक्ट्स को फिट करने के लिए। अब मैथ्स जो है मेरे हिसाब से वो रखा जाता है सबसे लास्ट में। क्यों? कोई भी सब्जेक्ट लास्ट में रखो, अगर बाय चांस ऐसा हुआ कि छूटने वाला है, पेपर बहुत लेंथी आ गया और कोई एक सब्जेक्ट तो छूटेगा ही छूटेगा, तो भाई सिर्फ 10 नंबर जाएंगे ना, बाकी सब तो 25-30 25-30 20 ऐसे ऐसे नंबर निपटा देंगे तुम्हारे, ठीक है। यहाँ पर गए भी तो सिर्फ 10 जाएंगे। प्लस एक और रीज़न है बहुत बड़ा, इसका बताता हूँ मैं। यहाँ पर क्या है, जब तुम्हारे अगर मान लो 30 मार्क्स का जीके आ गया और ये सॉल्व करवाते हैं अपन 10 मिनट में, शुरू के 10 मिनट में ही 2 घंटे के अंदर अंदर शुरू के 10 मिनट में ही तुम्हारे 120 में से 30 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट हो ही गए। यू आर 1/4 देयर, तुम 1/4 पेपर कर चुके हो, ठीक है। बाकी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है दिस इज 3/4, ठीक है। अब यहां पर हम डाल सकते हैं कि रीडिंग इंटेंसिव सेक्शन, दैट इज इंग्लिश या फिर लीगल, वॉट एवर यू फील लाइक। अब इस रीडिंग इंटेंसिव से हम थोड़ा माइंड इंटेंसिव पे चलते हैं, वो हो जाता है लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, क्रिटिकल रीजनिंग। अब यहाँ पर वापस हम लीगल डाल सकते हैं या फिर हम इंग्लिश डाल सकते हैं। ये जो फॉर्मेट है अटेम्प्ट करने का सीक्वेंस, ये मेरे लिए सबसे अच्छा रहा। जिसको मैंने ये सेक्शन, ये पूरा फॉर्मेट बताया, ये उसको अच्छा लगा। आप एक बार अटेम्प्ट करके देख लो, नहीं हो तो थोड़ा बहुत अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन कर लेना, बट मेरी मानो बहुत अच्छे से जीके और क्यूटी को मत हिलाना, बाकी तुम्हारे ऊपर है। जीके कुछ भी हो जाए, 10 मिनट के अंदर 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना तुम डिजर्व करते हो। और जीके में 10 मिनट के अंदर 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट क्यों हो जाते हैं पता है? इधर यू नो इट और यू डोंट नो इट, आता है या तो नहीं आता है। अब एक क्वेश्चन में तुम्हें पता है कि ताजमहल शाहजहां ने बनवाया है, अब उस पर नहीं आता कि किसने बनवाया, तो भाई 10 मिनट भी लगा लो, थोड़ी याद आ जाएगा किसने बनवाया। कैलकुलेशन थोड़ी चल रही मैथ्स की कि एक फॉर्मूला लगाया दूसरा लगाया, तो आता तो नहीं आता, खत्म। मोदी जी को कौन सा मेडल मिला? अच्छा भूटान का मिला। अच्छा ड्रूक ऑफ याल्पो मिला। अच्छा ड्रूक ऑफ याल्पो कौन से देश का है, कौन से देश का? 10 मिनट लगा दिए। जब नहीं पता दिमाग को कि भूटान ने दिया है तो नहीं पता, खत्म बात। अब उसमें 1 मिनट में पता लग गया था उसको कि नहीं आता, तुम जबरदस्ती 10 मिनट लगा दिए। तो इसीलिए ये क्वेश्चन जो है वो 10 मिनट में हो जाते हैं जीके वाले, ठीक है। यही था इस वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया हो, क्योंकि इसमें मेहनत भी बहुत करी है वो पूरा चार्ट बनाने में, एंड इसको अगर आप डेली बेसिस पर इम्प्लीमेंट कर देते हो अपने मॉक्स में तो कोर्स की तो गारंटी है ही। चलो, थैंक यू सो मच गाइस।